ठीक है, फिर देखिए आज हम शुरू करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। लास्ट क्लास में आई थिंक, हाँ जी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया था हमारा, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे आज हम। मोलर कंडक्टिविटी, अब मोलर कंडक्टिविटी इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं भी, लैम्डा एम से। लैम्डा एम से डिनोट किया जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, इट मे बी डिफाइंड एज the conductivity of ions furnished by 1 mole of electrolyte which is dissolved in V cm³ of solution, provided that the distance between the two electrodes is 1 cm and the surface area of electrolyte is so large that the whole solution can be contained between them। सेम डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जैसे हमारी उसकी थी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, बस वहां पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो था वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, यहाँ पर हमारा 1 मोलर है। ये तो कह रहे हैं कि इट में बी डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ही है। कब, जब हमारे जो आयंस हैं वो फर्निश्ड हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में से जो हमारे आयंस निकल रहे हैं, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट है कितना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है जो कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर घुला हुआ है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर वो है कितना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। और कंडीशन वही है जो उसके लिए सेम थी कि भाई आपकी जो इलेक्ट्रोड, 2 अलग अलग जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के जो बीच की डिस्टेंस है, ऐसा समझते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस हमारी वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इलेक्ट्रोड देखो मैंने जानबूझ के बड़ी बनाई है, इलेक्ट्रोड आपकी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपका जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो कवर हो जाए इतनी। ठीक है, अब रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एंड हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसको हम कप्पा कहते हैं। तो सेम वही रिलेशन है, लैम्डा एम जो होता है वो किसके बराबर होता है, कप्पा इंटू 1000/m। कल जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था, वो था लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/, क्या था, जी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, भूल गए, कप्पा इंटू 1000/n था वो, वहां पे नीचे नॉर्मैलिटी थी, यहाँ पर हमारी क्या है, रेगुलर पढ़ा करोगे जैसे पढ़ाते हैं। चलिए सर, अब हम यूनिट की बात करें तो यूनिट कैसे निकलेगी देखो, तो लैम्डा एम की जो वैल्यू आएगी भाई, कप्पा जो है क्या है, कंडक्टिविटी, जो कि रेजिस्टिविटी का उल्टा है, और रेजिस्टिविटी की होती थी हमारी ओम सेंटीमीटर, तो कप्पा की क्या होती थी हमारी, उसका उल्टा सीमेन पर सेंटीमीटर भी कह सकता हूँ। और अपॉन मोलैरिटी की मैं बात करूँ तो मोलैरिटी की क्या होती है भाई हमारी, मोल अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल शाबाश, और मोल होता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो सीमेन पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा,
और अपॉन में मोल आ जाएगा। अब ये पावर 3 है और -1 है तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और मोल ऊपर आ जाएगा। तो देखो यूनिट भी सेम आई है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या आई थी? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इसकी आई है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ की बात हमारी पूरी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। भाई आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालो क्यों कहते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। अब कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? इसकी मेजरमेंट करनी है ना। तो देखो कंडक्टिविटी कहाँ से निकाल सकते हो आप? शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस से। भाई अगर आप रेजिस्टेंस निकाल पाए तो रेजिस्टिविटी भी निकाल पाओगे, और रेजिस्टिविटी आ गई तो फिर कंडक्टिविटी तो आई गई क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। तो मेन काम है रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि वो कैसे आएगा। तो कहते हैं कि द कंडक्टिविटी मीन्स कप ऑफ आयनिक सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। आपके किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो हमारी क्या है कंडक्टिविटी, वो आप कैसे निकाल पाओगे? रेजिस्टेंस निकाल के निकाल पाओगे। ठीक है, और वो कैसे निकाल पाओगे? विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से निकाल पाएंगे। देखिए भाई, तो क्या बताया हमने फिलहाल कि आप किसी भी सॉल्यूशन का पहले रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस निकालोगे तो आप कंडक्टिविटी निकाल पाओगे। और रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? आप निकालोगे व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से। और हम जो सेल यूज करेंगे, जिस इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो उस सेल को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। तो जरा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है अब जरा ये पढ़ लेते हैं। सेम है, अभी तो पढ़ाया था फिजिक्स में। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2। सेम वो ये देखो, फिर से बता देता हूँ। देखिए ये फिगर, नेक्स्ट पेज पे देखें। दिस इज रेजिस्टेंस R1, R2, ये R3 है और ये R4 है। तो इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। हमने उसमें बताया था फिर इसके अंदर कि आप यहाँ पे रख लेते हो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिसका पता लगाना है। यहाँ पर हमने यहाँ पे रख लिया। तो यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस में रख के क्या रखेंगे? यहाँ पे हम रखेंगे अपना पूरा कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल क्या होता है वो उसके बाद बताऊंगा किस टाइप से होता है। फिलहाल कंडक्टिविटी जो सेल है वो हमारे यहाँ पर कनेक्टेड है। ये जो हमारा वायर है, फिलहाल होगा क्या, हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये उसकी 2 इलेक्ट्रोड्स आ गई और बीच में हमारा ये सॉल्यूशन है। तो उसका रेजिस्टेंस आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये R1, R2, दिस इज R3। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एंड दिस इज हमारा R4 कंडक्टिविटी सेल। अब फिलहाल पढ़ लेते हैं कि इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2 ऑफ नो रेजिस्टेंस। तो हमारे इसमें क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में R1 एंड R2 2 रेजिस्टर हैं जिनकी वैल्यू हमें पहले से ही मालूम है। अब वेरिएबल रेजिस्टर R3, एक हमारा वेरिएबल रेजिस्टर है R3 जिसको आप चेंज कर सकते हो वैल्यू। एंड अननोन रेजिस्टेंस R4। अब इसका जो रेजिस्टेंस है R4 वो हमें नहीं मालूम है, और वही हमारा इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है जो कि निकालने आए हैं, विच इज टेकन एज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द कंडक्टिविटी सेल। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन ऑस्किलेटर। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है भाई? ये हमारा ऑस्किलेटर है। ऑस्किलेटर क्या है? बस इतना तो समझो कि ये हमें करंट दे रहा है और AC करंट दे रहा है। हाँ जी, तो इतना समझो कि भाई हमारा ऑस्किलेटर क्या है, हमें करंट दे रहा है और जो कि AC करंट दे रहा है।
तो इट इज द सोर्स ऑफ AC पावर। एंड वाइल P, अब ये जो हमारा पॉइंट P है, भाई हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पे हम क्या लेते थे बीच में, गैल्वेनोमीटर लेते थे, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री है, हम यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या लेंगे, गैल्वेनोमीटर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम हेडफोन लेंगे। जी हाँ, ये वाले हेडफोन लेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर रखेंगे नहीं, मतलब यहाँ पे जो बीच में से जो वायर निकल रहा है तो उसको हम अपने हेडफोन से कनेक्ट कर देंगे भाई, और वो अपने कानों में लगा लेंगे। अब आप कहोगे सर ये चल क्या रहा है, जरा समझ में आ जाएगी कहानी कि वाइल P इज अ सुटेबल नल पॉइंट डिटेक्टर। P जो है एक हमारा नल पॉइंट डिटेक्टर है जो कि चेक करेगा कि भाई हमारा करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा जी। लो आ रही है, मुझे तो थोड़ी आपकी भी वॉइस ब्रेक लग रही है, हो सकता है आपकी साइड कुछ प्रॉब्लम है। चलो अब आ रही है ना, तो सुनिए ध्यान से कि भाई हमारा, हाँ तो ये P जो है एक नल पॉइंट डिटेक्टर है जो कि विच कैन वर्क विद AC फोर्स, वाइल P is a suitable null point detector which can work with AC alternate current which is generally a headphone। तो ये क्या है, हमने यहाँ पे नल पॉइंट डिटेक्टर के लिए चेक करने के लिए यहाँ से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमने हेडफोन ले लिया। तो क्या रहे, देखो भाई असल में होगा क्या, जब इससे करंट पास हो रहा होगा तो आपको कुछ वॉइस आ रही होगी। अब वॉइस किसी को बोलने की नहीं आ रही होगी, जब करंट पास हो रहा है तो कुछ ना कुछ आपको बीप बीप टाइप की कुछ भी वॉइस आ रही होगी। लेकिन जब हमारा ये जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाएगा तो उस समय में आपको हेडफोन में से कोई भी वॉइस नहीं आएगी। तो वो बात है कि कह रहे हैं व्हेन नो करंट इज पास्ड थ्रू द P, तो वो हमारा केस होगा जब हमारा जो ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज वो बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, और अंडर बैलेंस कंडीशन क्या होता है बताइए। बैलेंस कंडीशन R1/R2 इक्वल होगा R4/R3 के। यहाँ पे कंफ्यूज हो गया भाई, दिस अपॉन दिस का रेशो इक्वल होता है दिस अपॉन दिस का रेशो के। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, क्योंकि असल में फिजिक्स में भी आज ही पढ़ा है हमने, केमिस्ट्री में भी आज ही पढ़ा है, और दोनों है बिल्कुल सेम ही, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ी सी वैल्यूज अलग रखी जाती हैं, फिजिक्स में कुछ अलग रखी जा रही है। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था ना कि ये अपॉन ये इक्वल होता है ये अपॉन ये के, तो R1/R2 R4/R3 के बराबर होगा। तो यहाँ से R4 क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है, तो R4 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू R1/R3 अपॉन R2। ठीक बात, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ये क्या है हमारा कंडक्टिविटी सेल है भाई, कंडक्टिविटी सेल है ये। अब कंडक्टिविटी सेल होता क्या है देखते हैं भाई, व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल। तो कह रहे हैं इन अ कंडक्टिविटी सेल 2 platinum electrodes coated with platinum black are used। तो कंडक्टिविटी सेल में 2 हमारी प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं जो कि क्या है प्लेटिनम ब्लैक से उनके बाद कोटिंग हुई है। एंड दीज हैव एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एंड आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो एल है। तो कंडक्टिविटी सेल कुछ इस टाइप से होती है, अभी समझते हैं। भाई यहाँ से आप इलेक्ट्रोलाइट डाल पाएंगे अपना, ठीक है, और इस टाइप से हमारी यहाँ से ट्यूब आ रही है, और यहाँ पर हमारी ये इलेक्ट्रोड है जो कि प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड हुई है।
ठीक है, यहाँ से हमारा ये बाय निकल रहा होगा। ऐसे हम इधर की बात करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा वायर से कनेक्टेड होगा। तो इसमें हमारे पूरा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ठीक है, और आपने जिस इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस आपको पता करना है वो तो आपने इसके अंदर भरा होगा। इस टाइप से ये होगा। ठीक है, ये हमारे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ए है, ये भी है। तो क्या बात बताई गई यहाँ पे हमें कि दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ली गई जो कि प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड हुई है और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ए है एंड दोनों के बीच में जो थोड़े से बहुत कम डिस्टेंस है वो हमारा एल है। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए, we know that resistance of above column solution is given by the expression। भाई ये तो एक्सप्रेशन हमें मालूम है। रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू क्या होता है, R इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। तो हमें मालूम है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। हाँ जी, देखो समझो। तो R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। तो रो की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, R ए अपॉन एल। ठीक है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 1 अपॉन रो की क्या वैल्यू आ रही है अभी, 1 अपॉन R और एल अपॉन ए। ठीक है भाई, 1 अपॉन रो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। वेरी गुड, कंडक्टिविटी विच इज कप्पा। और भाई दलवीर आप बताओगे, आप तो बोलते नहीं हो बिल्कुल। 1 अपॉन आर क्या होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस जी। देखिए तो समझते हैं। तो हमारा जो कप्पा निकल कर आएगा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कप्पा हो गया। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है विच इज जी और एल अपॉन ए। तो ये हमारे रिलेशन निकल कर आएगी। रेजिस्टेंस के देखो हेल्प से हमने क्या निकाल पाए, कंडक्टिविटी निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। तो ये तो निकालना है हम कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो ये तो सारी चीजें करने के लिए, समझने के लिए हमने ये सारी चीजें समझी है। अच्छा जरा आगे बढ़ते हैं। इन द अबव एक्सप्रेशन
द क्वांटिटी L अपॉन ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन आई है L अपॉन ए, तो इसको हम सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर सेल के लिए ये चीज हमारी कांस्टेंट रहेगी, और सेल कांस्टेंट को हम G स्टार से डिनोट भी करते हैं। तो सेल कांस्टेंट को अगर हम G स्टार से डिनोट करते हैं, तो अब ये हमारा कुछ इस टाइप का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, कप्पा इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। यहाँ पर G स्टार की वैल्यू क्या है? L अपॉन ए। देखो कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, आपको L और A की वैल्यू अलग अलग दे रखी होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना G L अपॉन ए का। कुछ क्वेश्चन में खाली आपको सेल कांस्टेंट दे रखा होगा, तो आप G स्टार वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पूरा, इसका डेरिवेशन भी हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो वो पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो यही बताइए कि यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी को? ठीक है, लघु बहन जलवीर। ओके, जलवीर बेटा आपको कुछ पूछना है? चलिए आगे आते हैं। देखो भाई समझो, क्वेश्चन क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 N मीन्स नॉर्मेलिटी दे दी है। ठीक है, 0.5 N मीन्स नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.5 N। आगे आते हैं। 0.5 N of an electrolyte in a conductivity cell is found to be 25 ohm। तो हमारा किसी भी कंडक्टिविटी सेल का जो रेजिस्टेंस है, जो कि 0.5 नॉर्मेलिटी थी उसकी, तो वो रेजिस्टेंस पाया गया कि वो 25 ओम है। ओके, तो क्या कह रहे हैं? फाइंड आउट द कंडक्टेंस मीन्स G की वैल्यू बताइए, एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा की वैल्यू बताइए, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा EQ की वैल्यू बताइए। अगर if the solution if the electrode in the conductivity cell are 1.6 centimeter apart, एक दूसरे से वो 1.6 सेंटीमीटर दूर है, मीन्स L की वैल्यू 1.6 सेंटीमीटर हो गई, एंड हैव एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3.2, तो एरिया 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, खत्म बात। तो सबसे पहले कहा G बताओ, तो G तो हम ऐसे बता देंगे भी, ये तो सारी बातें गिवन है। सॉल्यूशन हम करते हैं, तो G क्या होगा भाई? G इक्वल्स टू हाँ 1/R विच इज 1/25। तो ये यहाँ से हमारा निकल कर आएगा 0.04, और यूनिट हो जाएगी भाई सीमन। ये G की वैल्यू आ गई। अब कप्पा चाहिए, कप्पा भी आ जाएगा। कप्पा क्या होता है अभी तो निकाला, G इंटू L/A मतलब 0.04, 1.6 अपॉन एरिया है 3.2। ये 2 से गया, ये भी 2 से गया, तो यहाँ से कप्पा की वैल्यू आ रही है 0.02, यूनिट क्या हो जाएगी? सीमेन पर सेंटीमीटर। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अब तीसरा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा EQ इक्वल्स टू
हाँ जी, अब ठीक है। वॉइस क्लियर है मेरी, ब्रेक हो रही है? ठीक है सर। चलिए भी आगे आते हैं। तो हम क्वेश्चन चल रहा था हमारा। हाँ, तो लैम्डा ए क्यू की वैल्यू क्या होती है भाई? फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू हाँ जी बताइए भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? ये बार 1000/n। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या आ रही है? 0.02 इंटू 1000/n। नॉर्मेलिटी 0.5 है। तो भाई यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, मतलब सेम करके पॉइंट उड़ा दिया हमने दोनों। ये 0 से 0 गया, 5 20 100 एंड 20 इंटू 2 400। तो 400 एंड यूनिट क्या होगी उसकी? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट, ये यूनिट है। एक सेकेंड 40 आएगा ना आंसर। तो 20 इंटू 2 तो 40 हो गया। 40 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा पर इक्विवेलेंट। सॉरी, बता दे क्वेश्चन सबको क्लियर है? सिंपल था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। हाँ जी, गिवन है क्वेश्चन में। उन्होंने कहा ना कि जो दोनों हमारे इलेक्ट्रोड हैं वो इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट हैं। तो एल की वैल्यू 1.6 और एरिया 3.2 था। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपकी लिखी भी नहीं है क्या? चलो फिलहाल आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। 0.05 मोलर, अरे जैसे जैसे चीजें मिलती जाए वैसे वैसे लिखते रहो। मोलर मीन्स क्या दे दी हमें यहाँ पर? जी, मोलैरिटी दे दी, कैपिटल M। 0.05 मोलर सॉल्यूशन, एनीवे सॉल्यूशन ऑफर्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ कितना? 31.6 ओम। रेजिस्टेंस भी दे दिया 31.6 ओम इन अ कंडक्टिविटी सेल। इफ द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज 0.367, मतलब ये क्या हो गया? G स्टार या फिर L/A कितना? 3.67 पर सेंटीमीटर। 0.367 है ना, 0.367। ओके, डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी OH सॉल्यूशन एट दिस कॉन्सेंट्रेशन। अरे भाई कोई क्वेश्चन नहीं, मोलर कंडक्टिविटी हमें बताना, तो हम निकाल ले लेंगे। देखो जरा,
मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए पहले चाहिए आपको कप्पा, और कप्पा है नहीं तो कप्पा निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार। G क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1/R भी तो कर सकता हूँ उसको मैं। 1/R का मतलब 1/31.6 और G स्टार 0.367। तो हमने इसको सॉल्व करा तो यहाँ से हमें आ रही कप्पा की जो वैल्यू आ रही है निकल कर, वो आ रही है कितनी, 0.0116 और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सीमेन पर सेंटीमीटर। और अब हमसे क्या करना है, लैम्ब्डा एम बताइए, हम निकाल लेंगे। लैम्ब्डा एम का फॉर्मूला क्या होगा भाई, हाँ जी, अरे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये बताओ बाहुबली आपने नहीं देखी क्या, हाँ जी दिलवी, तो फिर ये बताओ कि किसको किसने मारा था, नहीं किसको किसने क्यों मारा था, ये बताओ। अरे कटप्पा मामा ने मारा था, अच्छा, तो कटप्पा जो है मामा किसके, बाहुबली के, तो वही है हमारे कप्पा। तो कप्पा इंटू 1000/m। चलिए, तो कप्पा की क्या वैल्यू आएगी, 0.0116 इंटू 1000 मोलैरिटी गिवन है 0.05। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चन है, सीधे सीधे से। तो यहाँ से सॉल्व होके हमारा 232 आ रहा है, 232 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 1.5 मोलर सॉल्यूशन, मीन्स मोलैरिटी दे दी, देखो उन्होंने फिर से 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी कितना, 138.9। तो इस बार आपको मोलर कंडक्टिविटी दे दी है, तो मीन्स लैम्ब्डा एम गिवन है। लैम्ब्डा एम कितना है, 138.9। यूनिट से समझ में आ जाता है क्या गिवन है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है भाई, कहना कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। कप्पा बताइए, सारी चीजें हैं भाई, लैम्ब्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/m होता है। तो यहाँ से m की वैल्यू, नहीं कप्पा की वैल्यू पता लगानी है, तो कप्पा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लैम्ब्डा m इंटू m/1000। तो लैम्ब्डा m आ रहा है 138.9 इंटू m आ रहा है 1.5/1000। तो यहाँ से कप्पा जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करना 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.208 आ रहा है, 0.208 सीमेन पर सेंटीमीटर। इस टाइप से हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कंडक्टिविटी पे हमने की। पहले हमने पढ़ा कि भाई कैसे निकालेंगे, वेट स्टोन ब्रिज की हेल्प से निकालेंगे। चलो अब एक आगे थोड़ा सा टॉपिक और है, तो उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक शुरू होगा। उससे पहले इसको और कवर कर लेते हैं।
देखो क्या है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। विद कॉन्सेंट्रेशन मतलब जब आप कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाएंगे तो कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा, ये आपको पूछा जा रहा है। देखो कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगी हमारी, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोलाइट बढ़ने का मतलब क्या है कि जो हमारे नंबर ऑफ आयंस हैं वो बढ़ रहे हैं, और ये हम जानते हैं कि हमारे जितने ज़्यादा आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम कंडक्टिविटी के केस की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जितनी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर पहले आयंस की गिनती थी, अब उतनी ही वॉल्यूम के अंदर जब आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी होगी तो आयंस की गिनती बढ़ गई होगी। मतलब कि अगर हमारा ये सॉल्यूशन है बीकर के अंदर, तो अगर मैं इसको कुछ अलग अलग कंपार्टमेंट में अगर मैं बांट दूं, तो पहले मान लीजिए कि ये इक्वल साइज के कंपार्टमेंट है, तो मान लीजिए कि भाई दो तीन इसमें हमारे आयंस थे। तो जब हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो जब कॉन्सेंट्रेशन हमने इसके अंदर बढ़ा दी, तो अब क्या हुआ, तो उतनी ही वॉल्यूम के अंदर अब जो हमारे आयंस की गिनती है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, बताइए, इंक्रीज हो जाएगी। Okay, now am I audible? तो बात क्या चल रही है हमारे यहाँ पर कि जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ाई तो उतनी ही वॉल्यूम के अंदर हमारे आयंस की जो गिनती है वो इंक्रीज हो गई, और जब हमारे आयंस की मतलब नंबर ऑफ आयंस हमारे इंक्रीज हो गए, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये फिर हम इसका उल्टा ये भी कह सकते हैं कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब क्या है कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, समझो बात को कि भाई अगर मेरे मान लीजिए कितना आयंस है, अब इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया, तो मेरी इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही रहा ना, नंबर ऑफ आयंस तो उतने रहे, लेकिन मेरी वॉल्यूम बढ़ गई, तो फिर क्या होगा कि मेरे पर्टिकुलर ये कंपार्टमेंट जो मैंने बनाए हैं उनके अंदर आयंस की गिनती और कम हो जाएगी। समझो सर, तो फिलहाल अब उल्टा हो जाएगा कि जब हमने कॉन्सेंट्रेशन कम करी, मीन्स ये भी कह सकते हैं कि जब हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, दोनों एक दूसरे के उल्टी है ना बात। कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे मतलब डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूशन कम करने का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई। तो अगर हमने यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ाया है तो उस केस में क्या होगा कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो मतलब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम मेरे कम हो गए, पर यूनिट वॉल्यूम मेरे नंबर ऑफ आयंस जो है मान लीजिए पहले इतने थे अब इतने हो गए, तो मेरी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ में आई बात। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है मीन्स डाइल्यूशन मैंने कम किया है, जब मैंने डाइल्यूशन कम किया है मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है, एक ही बात है ना। तो उस केस में क्या होगा कि मेरे नंबर ऑफ आयंस जो है पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गए, तो आयंस की गिनती बढ़ गई तो मेरी जो क्या होगी कंडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी।
तो समझ में आया, चेक कर लेता हूँ कि भाई अगर हमने डाइल्यूशन बढ़ाया है तो कंडक्टिविटी हमारी कम होगी या बढ़ेगी? कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। और अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये बात इसके अंदर लिखी हुई है। कह रहे हैं फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन या फिर विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो कम हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर। तो ये तो बात हो गई हमारी कंडक्टिविटी की। अब अगर मैं बात करूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग की बात नहीं करेंगे, चलो अभी वो बाद में आएगा। मोलर कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो वेरिएशन ऑफ लैम्डा एन, वेरिएशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा इसको ध्यान से सुनना वरना कंफ्यूज हो जाओगे फिर कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जब बात चलेगी तो उस केस में हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम होनी है या बढ़नी है। तो देखो जरा कैसे पता चलेगा। देखिए कंडक्टिविटी के केस में जो इससे पहले भी हमने पढ़ा, तो कंडक्टिविटी के केस में हम कौन सा वाला फैक्टर देख रहे थे? हम देख रहे थे गिनती वाला, नंबर ऑफ आयंस, है ना। वो बढ़ रहे थे तो कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, कम हो रहे थे तो कंडक्टिविटी कम हो रही थी। लेकिन जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, मीन्स जब हम लैम्डा एन की बात करेंगे, तो उस केस में हम देखेंगे मोबिलिटी वाला फैक्टर। ठीक है, कि मेरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करेगी? मेरी नंबर पर डिपेंड नहीं करेगी, मेरी बात करेंगे हम इसके अंदर मोबिलिटी, कि वो कितनी आसानी से मूव कर पा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो देखो जरा समझो, मैं बोल रहा हूं फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन क्या? कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है जब आप कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तब बढ़ेगी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी जब कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तब बढ़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा वाला फैक्टर आ गया? मोबिलिटी वाला फैक्टर आ गया। मतलब जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन देखो कम होगी तो जो हमारे आयंस हैं वो अब आसानी से मूव कर सकते हैं। तो जब वो आसानी से मूव कर पाएंगे तो कंडक्शन ज्यादा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना कि जब कंडक्टिविटी की बात हो, कप्पा की बात हो, तो आप गिनती की बात करो कि जितनी ज्यादा गिनती उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। और जब हमारी मोलर कंडक्टिविटी की बात हो तो तब आप मोबिलिटी देखना। तो जितने कम आयंस होंगे उतना ज्यादा मोशन हो सकता है आसानी से, तो वो उतनी ज्यादा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी या फिर हमारी मोलर कंडक्टिविटी होगी। पढ़ लेते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जब हम कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे या फिर वही बात है कि जब हम डाइल्यूशन बढ़ा देंगे तो उस केस में क्या होगा? हमारी जो मोबिलिटी ऑफ आयंस है, द मोबिलिटी ऑफ द आयंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो भी हमारे आयंस की जो गिनती है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है या फिर मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। लिमिटिंग की बात नहीं चल रही, अभी मोलर की बात चल रही है। लिमिटिंग हम नेक्स्ट क्लास करना पड़ेंगे। तो फिलहाल समझ में आ गया होगा कि भाई इस केस के अंदर क्या है कि हमारे आयंस की गिनती कम होगी तो मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो जिसकी वजह से हमारी लैम्डा एन की वैल्यू मीन्स मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। बताओ क्लियर है सबको? ठीक है, चलो मैं ये भी चेक कर लेता हूँ हुआ या नहीं हुआ। अगर मैंने डाइल्यूशन बढ़ाया है तो लैम्डा एन की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज। और अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम करी है तो मेरी लैम्डा एन की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो दोनों बात एक है। और कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने बढ़ा दी है तो डिक्रीज। और अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है तो कप्पा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है भाई।
ठीक है, अब न्यू टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट होगा, जो कि है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और कोल-लैबॉर्ट लॉ। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो क्या होता है ये हम आपको तभी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है शुरू से लेकर आगे तक, या फिर पहले कुछ पढ़ाया था, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं। ठीक है, अच्छा भैया ये बताइए, मंडे टेस्ट क्या मैसेज किया था? कहना तो आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर, है ना, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो। मजा आ गया आप लोगों को तो फिर आराम से, मतलब जब दिल होगा, जब मूड होगा तब पढ़ लेंगे। हाँ, ये भी कर देना है ना कि सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्या क्या होता है वो, हाँ, नोटिफिकेशन ताकि मेरी आप तक पहुंच सके, और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें जब तक कर सकते हैं, क्योंकि फिर मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा तो फिर शेयर करने का भी फायदा नहीं होगा। चलो अच्छा ये बताओ, मंडे टेस्ट ले लें भाई? ठीक है।